हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं जैसिका गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। एंड आप सब कैसे हो। एंड मैं, मेरे बच्चे, हम सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से हैं। तो जैसे जी, ये जो कहानी हमारी शुरू है, मतलब कि मेरी जो कहानी शुरू है, इसमें मुझे कुछ कमेंट दिखे थे, मतलब मल्टीपल टाइम सेम कमेंट्स दिखे थे कि दीदी आप अब तक चुप क्यों थी, आप अभी तक कहाँ थी, अगर आप पहले बोलती तो शायद किसी का मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं हो और किसी का नुकसान नहीं होता। तो देखो, मैं आप लोगों को बताती हूँ। 3 साल पहले मैं चुप हो गई थी, मुझे चुप करवाया गया था। मैं आज बोल रही हूँ, मैं आज अगर बोल रही हूँ, ये तो पुरानी बात है। मैं आज कह रही हूँ, ना मैं किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हूँ, ना मैं किसी के परिवार पे उंगली उठा रही हूँ। मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ था। एंड आज सामने वाली की असलियत सबको पता है। ईच एंड एवरीवन सब कुछ जानता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। कितने लोग आके बोल रहे हैं, तब पर भी लोग मेरे पे उंगली उठा रहे हैं कि तुम व्यूज कमा रही हो, तुम फॉलोअर्स बढ़ा रही हो। तो 3 साल पहले अगर मैं बोलती, जब अगला इंसान को देवी का दर्जा मिला हुआ था, तो क्या मेरी बात कोई सुनता? आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या कोई सुनता? मुझे ये इल्जाम लगे थे कि ये पैसे वाली है और विधवा औरत से जलती है, और विधवा औरत की तरक्की इससे दिखी नहीं जाती, इसके पास तो इतना पैसा है तब भी विधवा औरत से जलती है, जलकुकड़ी है। इतने घटिया घटिया इल्जाम मेरे पे लगे थे उस समय में। मतलब इनका कैसा था ना, इनका ना ऐसा गैंग हुआ करता था, टीम हुआ करता था। ये अकेले नहीं थी, इनके कुछ शुभ चिंतक थे, इनके कुछ दोस्त थे, इनके भाई बंधु थे, इनके कजिन्स थे। ऐसे कर कर इनका एक बड़ा सा एक टीम हुआ करता था, और ये टीम के साथ आक्रमण करती थी। अब मैं अकेली सिंगल कितनों को जवाब देती, कितनों को रोकती। खैर, ये मैं आगे आप लोगों को कवर करूंगी कि मैंने कैसे बैकआउट किया एंड मैंने कैसे अपने आप को इन सब में से छुड़वाया, वो मैं कहूंगी आपको। लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी बातें क्लियर होंगी। पहले ही मेरे पे इल्जाम मत लगाओ। तो देखो, ये हुआ था, ये नाटू पाटू हुआ, मेरी बेटी का हुआ। मेरी बेटी को ऐसा कहा तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। एंड इनफैक्ट मुझे रोना तो खैर, मुझे बहुत तेज गुस्सा आया था कि मुझे बोला तो बोला, मेरी बेटी को तुमने क्यों बोला। तो फिर मैंने ना 2-3 दिन तक कोई बात नहीं करी, क्योंकि यार मुझे बहुत सचमुच में मैं मुंह पे बोल रही हूँ कि मुझे गुस्सा आया था, मुझे बहुत तेज गुस्सा आया था कि मैंने तेरे लिए क्या किया क्या नहीं, वो तो गड्ढे में तुम डाल, जाने दो, मरने दो, वो मैं सब कुछ नहीं बोल रही हूँ। सिर्फ इतना बोलो कि मेरी बेटी को तुमने क्यों बीच में घसीटा, तुमने मेरी बेटी को क्यों बोला। 2 दिन तक मैंने कोई बात नहीं करी, सामने से भी कोई मैसेज नहीं आया। तो तीसरे दिन मैंने खुद ने सामने से मैसेज किया कि हेलो, कैसे हो, कैसी हो, और घर में सब ठीक है क्या। मैंने मैसेज किया सामने से, चलो कर देती हूँ भाई, वो बीमार रहती है, गोलियां खाती है, उनको वो सर दर्द क्या बोलते, माइग्रेन का बीमारी था उनको। मैं सोची कुछ ज्यादा उसको प्रॉब्लम ना हुआ हो, खबर ले लेती हूँ एक बार। मेरे मैसेजेस सीन किए, 1 घंटे बाद सीन किए, कोई रिप्लाई नहीं दिया। सीन करके मेरे मैसेजेस छोड़ दिए। तब मैं समझ गई कि इनको ज़रूरत नहीं है, इनका अब काम पूरा हो गया है और अब इनको मेरी ज़रूरत नहीं है। इनको जितना काम मेरे से करवाना था इन्होंने करवा लिया, अब इनका हो गया है। दूसरी तरफ उनके जो चाचा जी थे, मेरे हस्बैंड से लगातार पैसे मांग रहे थे। मेरे हस्बैंड लगातार मना कर रहे थे, हमने पैसे नहीं दिए, 2 बार दिए, 3 बार दिए, उसके बाद हमने स्टॉप कर दिया कि अब हमारे पास पैसे नहीं है, हम खुद ही, हम लोगों को खुद को ही प्रॉब्लम है, तो हम आपको कहाँ से दे। तो उनका था कि कभी मतलब 5,000 दे दो, कुछ नहीं है तो 2,000 ही दे दो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने 1 रुपया भी नहीं दिया, क्योंकि यार हुआ ना, 2-3 बार तो दिया, फिर हम कितना देंगे। फिर हमने वो चीज़ भी स्टॉप कर दी। और मेरे हस्बैंड को सारी चीज़ें बताई, जो मेरी बेटी का उसने नाम लिया था, सारी चीज़ें मैंने मेरे हस्बैंड को बताई। मैं उनको सब कुछ बताती थी, शुरू से बताती थी, तो मैंने ये चीज़ें भी उनको बताई। उनको भी कहीं ना कहीं बुरा लगा कि यार बच्चे का नाम लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये हुआ। फिर मैंने बहुत दिन तक उनसे बात नहीं करी, ना उनकी मेरी, मतलब ना उनकी उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, ना मैंने उन्हें कांटेक्ट किया। लगभग 15-20 दिन हो गए, हमारे बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ना मैंने एफर्ट्स किए, ना उन्होंने एफर्ट्स किए। हमने मतलब रिश्ते सुधारने की कोई कोशिश नहीं, ना मेरी तरफ से, ना मैंने तो पहले बहुत बारी कोशिश करी थी, उन्होंने एक बारी भी कोशिश नहीं की। मेरा सिर्फ इतना था ना कि तुम एक बार आके सॉरी बोल दो। मेरी बेटी रो रही थी कि मम्मी मेरी वजह से आपकी दोस्ती टूट गई, दीदी से आपकी दोस्ती टूट गई मेरी वजह से। मैं बोले बेटा तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये सब भगवान की इच्छा है, सब कुछ वो करता है, किसी की वजह से कुछ नहीं होता है।
तो वो लेडी अगर एक बार आके मुझे सॉरी बोलती ना तो शायद मैं उसको माफ कर देती। दिल से अगर सॉरी बोलती कि चलो बच्ची के लिए मैंने कहा, गुस्से में कहा, मुझे माफ कर दे, मैं सचमुच में उसको माफ कर देती। लेकिन वो नहीं आई। 15-20 दिन बीत गए। तो फिर हमारा कैसा था ना कि हम लोग रील्स बनाते। यूट्यूब का उस समय ना उतना ज्यादा मतलब नहीं था बट उतना ज्यादा क्रेज नहीं था। सब ज्यादातर रील्स ही बनाते थे। हमारा एक दूसरे की रील्स पे मतलब लाइक कमेंट, मतलब जैसे मैं लाइक करती थी उनकी रील पर, मैं उनकी रील पे एक दिल वाला कमेंट भी छोड़ती थी, लेकिन उन्होंने मेरी रील्स पर लाइक कमेंट करना बंद कर दिया। मेरा लाइक कमेंट जा रहा था, उनका लाइक कमेंट आना बंद कर दिया। पब्लिक ने नोटिस किया, तो उन पब्लिक को लगा कि ये तो कर रही है, वो नहीं कर रही है, मतलब उसके साथ कुछ तो बुरा किया है, तभी दीदी नहीं कर रही है जेसिका दीदी के वीडियोस पे लाइक कमेंट। और मैंने कहा ना, इनका ना एक ग्रुप होता था, एक ग्रुप, उनके शुभ चिंतक होते थे, इनके भाई बंधु होते थे, इनके दोस्त यार होते थे, ऐसा इनका ना बहुत बड़ा ग्रुप था। तो उसके बाद पब्लिक में हल्ला होना शुरू हो गया, मेरे पास कमेंट्स आना शुरू हो गया, मेरे पास फेक आईडी से कमेंट आनी शुरू हो गई, एक सिलसिला शुरू हो गया फेक आईडी से कमेंट आने का। क्यों? इटार से गई थी ना फॉलोवर्स के लिए, लाइक्स के लिए। हाँ, तू तो गई थी ना, अब जाना, अब क्यों नहीं जा रही है? मैं समझ गई कि किसने लिखा है, क्योंकि ना जब आप किसी के साथ रिश्ता में मतलब रिश्ता आपका रहता है ना, आप किसी के साथ चैटिंग करते हो ना, तो आप ना उनका चैटिंग का लैंग्वेज भी पहचानते हो। ये ह्यूमन नेचर होता है, हम पहचान जाते कि ये टाइपिंग किसने किया है। मेरे पास सबूत नहीं है कि उसने किया था, लेकिन मेरी आत्मा कह रही थी कि ये किसने किया है, वो नहीं, उसके भाई बंधु। और मैं एक और बात यहाँ पे क्लियर करवा देती हूँ कि जो मैं रील्स बनाती थी ना, उसके गाने ये मैडम मुझे देती थी कि ये गाने पे रील बना। और जो मेरे कैप्शंस होते थे बड़े बड़े हिंदी में, मुझे हिंदी में कैप्शंस भी वो देती थी जो मैं कॉपी पेस्ट करके लगाती थी। मेरे कैप्शंस भी नहीं होते थे। तो मैं समझ गई कि ये किसने लिखा हुआ है। हालांकि मेरे पास इस चीज का सबूत नहीं है, बट मेरी आत्मा जानती थी कि ये किसने लिखा हुआ है। ये हुआ। इसके बाद ना फेक आईडी से मेरे पास कमेंट शुरू हो गई कि तू तो लाइक फॉलोवर्स के लिए गई थी ना उसके पास, क्यों अब नहीं जाना है क्या? तूने तो उसको फेंक दिया ना, तू तो जलती है ना उससे। इस तरह के इल्जाम मेरे ऊपर स्टार्ट हो गए। अभी देखो, अगर 10 कमेंट इस तरह की आएंगी ना, तो 10 कमेंट और भी आती है, मतलब और भी लोग देखा देखी बोलते हैं। तो इस तरह से मेरे ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगने लगे। लेकिन वो चूचा कुछ नहीं बोल रही थी, वो एकदम साइलेंट थी। तो फिर मेरी जो फ्रेंड है प्रियंका, उसने ना हमारा कॉन्फ्रेंस कॉल करवाया कि चलो तुम लोग फालतू में एक छोटे से डांस के लिए इतना लड़ रही हो बच्चे की तरह, चलो तुम लोगों का हम खत्म करो, झगड़ा खत्म करो। कॉन्फ्रेंस कॉल करवाया। फिर हमारी बहुत बहस हुई, उस कॉल पे भी हमारी बहुत बहस हुई। उसने कहा कि तुमने जीजू को सब कुछ क्यों बता दिया, तुमने गुनगुन को सब कुछ क्यों बता दिया, मैंने ये सब कहा था। बोली मैं किसको बताऊं, मेरा कोई दोस्त यार तो है नहीं यहाँ पर, मेरी कोई गैंग तो है नहीं, मेरा जो है वो मेरा परिवार ही है, तो मैं परिवार को तो बताऊंगी ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मैंने क्या गुनाह किया। तो फिर हमारी बातचीत हुई, तभी भी मतलब ऐसे दिल का जो रिश्ता था ना वो टूट चुका था, जो दिल का कनेक्शन था वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका था। बस अभी ऐसा था कि सोशल मीडिया है तो मतलब रिश्ते खराब नहीं करने हैं। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि एक दूसरे की वीडियोस पे लाइक करो एंड छोड़ दो। मैंने उसको बोला कि देखो मुझे फेक आईडी से इतनी कमेंट आ रही है, तो बोलते मुझे तो नहीं आ रही है, तुझे क्यों आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही है। तो बहन तुझे कैसे आएगी, तुझे कैसे आएगी? वो तो मुझे ही आएगी ना, क्योंकि विलन तो मुझे बनाना था। तो यहाँ पर मैंने उसको कहा, और फिर मैंने उसको बोला देख आज तुझे नहीं बोल, लेकिन कल को तुझे अगर बोला तो, पब्लिक ने अगर तुझे सवाल किया तो। मैं डरती हूँ क्या पब्लिक से? मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं एक आवाज करूंगी ना, मैं जैसा बोलूंगी वैसा ही होएगा, मेरी ही चलेगी, तेरा कौन सुनने वाला है? मेरे पास पब्लिक पावर है। और वाकई में उस समय में था, ये बात झूठ नहीं है। उनका इतना ज्यादा क्रेज था ना कि हर एक क्रिएटर से स्टोरी लगवाना, हर एक क्रिएटर से रील कोलैब करवाना,
कैप्शंस डलवाने। फिर देखो पब्लिक तो भोली होती है, जनता भोली है, जो देखती है ना वही बोलती है। तो देखा देखी पब्लिक भी वैसे ही करती थी कि हाँ ऐसा किया तो चलो हम भी ऐसा बोलेंगे। वो भी मेरी रील पे लाइक करते थे, मैं उसकी रील पे लाइक करती थी, और बहुत कम कभी ऐसा हुआ कि एक आधी बात हुई। उसके बाद क्या हुआ ना, ये सब खत्म हुआ। करते 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 मार्च या अप्रैल का महीना आ गया था ऑलमोस्ट, या मई का महीना था शायद, मतलब काफी समय बीत गया था। तो फिर इनको जाना था राजस्थान। एक बहुत मतलब बड़ी यूट्यूबर है, क्रिएटर है, उनके भाई की शादी थी राजस्थान में। तो इनको न्योता आया था। तो ये इनके भाई और इनकी जो एक फ्रेंड है जो वहीं उनके आसपास में रहती है, ये तीनों लोग जाने वाले थे शादी में। तो मुझे शाम को मैसेज आया कि हम लोग तो इस क्रिएटर के भाई की शादी में जा रहे हैं। तो मैं बोली हाँ हाँ अच्छा है जाओ, मतलब ठीक है अच्छे से जाना। बस इतनी ही मेरी बात हुई, 2 से 3 लाइन की मेरी बात हुई, अच्छे से जाना, ध्यान रखना। उसके बाद ना ये लोग गए नहीं गए मुझे नहीं पता। मेरा ये घर बन रहा था ना, मैंने बताया मेरा ये घर बन रहा था। मैं और मेरे हस्बैंड आए और यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा कचरा था। तो हम दोनों मियाँ बीबी ये कचरा यहाँ पर साफ करने में लग गए। सारा कचरा जमा किया, उसको फेंका, कुछ को जलाया, यही सब हम लोग कर रहे थे रात के 10 बजे तक। 10 बजे के बाद मैंने खाना बनाया, दाल भात, सिर्फ दाल भात बनाए थे। दाल भात खा के मैं बेड पे ऐसे लेटी थी कि मैंने डीएम खोला, इंस्टाग्राम का डीएम खोला। तो उसमें एक फेक आईडी से मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आए हुए थे। स्क्रीनशॉट देख के मैंने खोला कि क्या है ये। अभी देखो ये जो फेक आईडी वाली है इसको मैं नहीं जानती हूँ ये कौन थी, है ना, मुझे नहीं पता ये लड़की थी, औरत थी, लड़का था, आदमी था, मुझे नहीं पता। ये कोई क्रिएटर था, कोई इन्फ्लुएंसर था, या कोई हमारा रिश्तेदार या उसका रिश्तेदार, मुझे नहीं पता ये कौन था। और मैंने उसको बोला भी था कि तू निकाल आईपी एड्रेस, तू निकाल, अगर ये मेरी आईडी हुई ना जो बोलेगी मैं करूंगी, चल तू निकाल आईपी एड्रेस, ये तक मैंने कहा था। तो मैंने वो स्क्रीनशॉट पढ़े। तो स्क्रीनशॉट का ये मतलब सीन ऐसा हुआ था ना कि ये गई थी, ये लोग ट्रेन में बैठी थी, इन्होंने एक रील पोस्ट किया था। तो उनकी रील पे एक गंदा सा कमेंट आया, मतलब गाली वाला, जो औरतों को गाली देते हैं ना, ऐसा मतलब नहीं कि आर पर से, ऐसा गंदा सा कमेंट आया। तो देखो अब हमारे आईडी पे अगर कोई भी ऐसा गंदा कमेंट आता है ना, तो मतलब हम लोग क्या करते, जाके ब्लॉक कर देते हैं। बहुत से बहुत हम लोग उसको ब्लॉक करते, बाकी कुछ नहीं करते। इनफैक्ट मैं तो इतना ही करती हूँ, जाके मैं ब्लॉक कर देती हूँ। इन्होंने क्या किया, वो फेक आईडी के डीएम में गई, और डायरेक्ट मैसेज कर रही है। आप इनका कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस लेवल आप देखो इनका। डायरेक्ट उसको क्या मैसेज कर रही है, क्यों जेसिका फेक आईडी से क्यों मैसेज कर रही है, रियल आईडी से आना बाबू, मुंह दिखा के बात कर। देखो जो जैसा करता है ना उसको सामने वाला वैसा ही दिखता है, ये बात यहां पर साबित होती है। तुम जैसा करोगे ना, जिसको पीलिया हुआ रहता है उसको सब पीला ही दिखता है। लेकिन वो फेक आईडी में जेसिका नहीं थी, ये आज भी मैं डंके की चोट पे कहती हूँ। चाहो तो आईपी एड्रेस निकलवा लो, चाहे तो जो कार्यवाही करनी है कर लो, लेकिन वो औरत मैं नहीं थी। इन्होंने डायरेक्ट मैसेज किया। और जो फेक आईडी वाली थी उन्होंने कहा अरे तुझे कैसे पता कि यहाँ पे जेसिका है, तू ऐसे कैसे बोल सकती है। तो फिर इन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बहुत ही गंदी लैंग्वेज में इन्होंने बात करी। ये सारे स्क्रीनशॉट अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं, जिसको मैंने आज तक पब्लिक नहीं किया। ये कहा इन्होंने फेक आईडी वाली लड़की से, हम तो फेमस लोग हैं, हमको तो लोग बुलाते शादी ब्याह में, तू तो रात की रानी है, तुझे कौन पूछता है रे जेसिका। बिना मतलब की गालियां, बिना वजह गालियां। तू देख, तू तो मेरे से जलती है ना, तू देख अब मैं तुझे कितना जलाऊंगी, मैं तो अब पूरी दुनिया घूमूंगी, तू देखते जा। ये सारे स्क्रीनशॉट है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास रखे हुए।
मतलब इससे पता चल रहा था मुझे, वो स्क्रीनशॉट से मुझे पता चल रहा था कि इनके दिल में मेरे लिए कितना जहर भरा हुआ है, कितनी हद तक मुझसे नफरत करती है। ये मुझे साफ साफ उस दिन पता चल गया कि ये लेडी मुझसे बहुत हेट करती है। और पता नहीं उसको किसी ने सिखाया था, उसको किसी ने बोला, या उसके खुद की ही काल्पनिक दुनिया थी कि जेसिका मुझसे जलती है। उन्होंने खुद से ही सोच लिया था कि जेसिका मुझसे जलती है बस, और उन्होंने मुझसे हेट करना स्टार्ट कर दिया था। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि अब तू देख मैं तुझसे कैसा बदला लेती हूँ, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये शब्द थे उनके। फिर मैंने क्या किया, मैंने सारे, रात के 12 बज रहे थे, मैंने सारे स्क्रीनशॉट अपने पति को दिखाए, और जो सारे स्क्रीनशॉट थे ना मैंने अपने गैलरी में सेव किए। सबसे पहले उनका पूरा खानदान को मैंने वो स्क्रीनशॉट भेज दिए। उनके चाचा जी, ये पापा जी, उनके चाची जी, माता जी, भैया, 2-3 भाई उनको, और उनको खुद को भी भेजे। मैंने सबको वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए कि देखो तुम्हारी लड़की मुझे क्या बोल रही है। किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया, एक सिंगल रिप्लाई किसी का नहीं आया। समझ गई कि मुंह ही नहीं है, क्या रिप्लाई करेगा। सिर्फ उनके भैया से बात हुई, क्योंकि उसके भैया, जो उसका भाई है ना, वो हमारे पास तभी भी स्टिल काम कर रहा था। तो उसने फ़ोन उठाया, बोला दीदी मैं पता करवाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये सब क्या हुआ है। लेकिन वो आज तक पता ना तो उसने करवाया है ना उसने बताया है। तो ये हुआ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा था और मुझे बहुत गुस्सा आया था कि एक तो मेरी बेटी को बुरा बोला, उसके बाद मुझे बिना वजह गाली दे रही है, बिना मतलब कि मुझे गाली दे रही है, इतना गंदा गंदा गाली मुझे दे रही है, क्यों। तो फिर हमने उनके पिताजी को कहा था कि आप अपनी बेटी को रोको। आज पहली बार गाली दी है, फिर अगली बार भी वो गाली देगी। अगर जेसिका के नाम का कहीं पर भी हमें दिखा गाली गलौज, जेसिका का नाम कहीं पर भी लिया, तो हम मानहानि का दावा करेंगे आपके ऊपर। ये गलत है, आप मेरी पत्नी का अपमान नहीं कर सकते हो, मैं मानहानि का केस करूंगा, ये हमने उनको कहा था। फिर वो तो राजस्थान में थी, शादी ब्याह में एंजॉय करी और सब कुछ उनका हुआ। और यहाँ पर फिर मेरे पति बोले, मैंने कहा है मेरे हस्बैंड से कि क्या करना है, तो बोले कि देखो जेसिका वो एक विडो औरत है, उसका कोई भी आधार नहीं है, पति नहीं है। हम दोनों, मतलब मैं और मेरे पति, 2 लोग मिलकर अगर एक औरत के ऊपर केस करेंगे तो लोग हमें ही गालियां देंगे कि तुम एक अबला नारी पर केस कर रहे हो। एक उसकी छोटी बच्ची है, उसको पुलिस स्टेशन में घसीटेंगे, कोर्ट में घसीटेंगे। ये कहीं से भी हमारे संस्कार नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बोले ठीक है, जाने तो सिर्फ आप उनको बोल दो कि हम लीगल जा सकते हैं। तो हमने उनको बोल दिया और हमने ये फिर मैटर वहीं पे क्लोज कर दिया। मैंने उनका पूरा का पूरा खानदान को ब्लॉक किया, खोज खोज के सबको लाइन से ब्लॉक किया मैंने। कम से कम 20-25 लोग थे, जितने भी उनके शुभ चिंतक थे, सबको मैंने ब्लॉक किया। उनके शुभ चिंतक के नाम भी मैं बता सकती हूँ यहाँ पे, मैं भूली नहीं हूँ आपको। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो ना, तो मैं आज भी आपको भूली नहीं हूँ, आपका नाम अभी भी मेरे जहन में है। सबको ब्लॉक किया मैंने, ईच एंड एवरीवन, सबको मैंने ब्लॉक किया। जब मैंने सबको ब्लॉक किया तो मेरे पास ना फेक कमेंट्स आना बंद हो गया। क्या हुआ ना कि जून जुलाई का महीना था, मेरा ना, मैं सीढ़ियों से गिर गई, मेरा हो गया लिगामेंट टियर। तो लिगामेंट टियर हो गया ना, तो मैं चलने के लिए, मतलब मैं चल नहीं पा रही थी, मैं बेड रेस्ट पे थी, लगभग 1.5 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे थी। तो उसी समय इन लोगों का कुछ पार्टी फंक्शन था, चाहे कुछ तो था इन लोगों का। तो ये लोग मुंबई आई थी, दोनों जो दोस्त है, दोनों दोस्त और उनके भाई, ये लोग मुंबई आए हुए थे। मुंबई में, पुणे से हार्डली 2-3 घंटे लगते, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं बेड पे हूँ, मेरा लिगामेंट टियर हुआ था और मेरा ऑपरेशन के लिए बोला था डॉक्टर ने। मैं मुंबई आके गई थी, तो कर्मा इज बैक। कर्मा जैसे करनी वैसे भरनी। देखा दूसरे से जलने का परिणाम। ऐसे ऐसे रील्स डालती थी भाई साहब, ऐसे ऐसे रील्स, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देती थी, ऐसे ऐसे मतलब कैप्शंस आते थे इन लोगों के कि मतलब मैं क्या बताऊँ। लिगामेंट टियर मेरा हुआ, चलो मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था, वो मेरा तो ठीक भी हो गया, 2-3 महीने में मेरा लिगामेंट टियर ठीक भी हो गया। बट मैंने ना उनके गिरने की हदें देखी कि ये लोग कितना हद तक गिर सकते हैं। मैं पेन में हूँ, मैं दर्द में हूँ, ये लोग मुझे ताने पे ताने मारे जा रहे हैं। इनका बुटीक खोल रहे भाई, तुम खुश हो ना कि तुम्हारा बुटीक खुल रहा है, तुम नया बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें भी ताने वाली रील। अब आना मत वापस,
शक्ल मत दिखाना अपनी। नाम नहीं लेते थे ये लोग, नाम नहीं लेते थे, लेकिन बस कैप्शंस चिपकाने। जब मेरा लिगामेंट टीयर हुआ था तो मेरा ना मतलब डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और मैं जा रही थी अस्पताल। तब मैंने ना एक रील शूट करके डाल दी थी, और मैं बहुत टेंशन में थी कि मेरा ऑपरेशन होगा तो क्या होगा, कैसे नहीं, काफी टेंशन में थी। तब मेरी फ्रेंड प्रियंका ने मेरे साथ एक डुएट वीडियो बनाया, और उसको था कि यार चलो दर्द में है तो उसने बना के डाल दिया। उसका इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी को सुनाना है, क्या करना है, बस ऐसे उसको फील हुआ, उसने एक डुएट वीडियो बना के डाल दिया कि जैसे कि मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती हूँ, तू जल्दी से ठीक हो जा, हम तुझे डांस करते हुए देखना चाहते हैं। ये मैडम को लग गया पूरा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे लिए कोई स्टोरी या कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। पब्लिक इनको सवाल पूछ रही थी कि आपने जेसिका दीदी के लिए स्टोरी क्यों नहीं डाली है, क्या हुआ, वो इतने बीमार है, आप तो मुंबई में हो तो आप उनसे मिलने क्यों नहीं जा रही हो। ये सब हुआ। मैं तो खुद ही इतना दर्द में थी कि मुझे कुछ भी होश नहीं था। प्रियंका ने मेरे लिए डुएट बनाया, तो देखो वो उसका अपना चॉइस था कि उसने मेरे लिए डुएट बनाया। मैंने उसको नहीं बोला था कि तुम डुएट बनाओ, मैं तो खुद ही पेन में थी, मैं क्या किसको जाके बोलूंगी कि मेरे लिए डुएट बनाओ। तो उसने बनाया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रियंका को कॉल किया। जब उन्होंने डुएट वीडियो देखा तो इन्होंने प्रियंका को कॉल किया कि तुम जेसिका के साथ मिलके प्लानिंग कर रही हो ना मेरे खिलाफ, तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो ना, तुम भी मुझसे जलती हो ना, मैं मुंबा देवी मंदिर के सामने खड़ी हूँ, मेरा एक आंसू गिर जाएगा तो तुम दोनों का सर्वनाश हो जाएगा, जेसिका और प्रियंका तुम दोनों बर्बाद हो जाओगी। वो बेचारी डर गई, वो भी औरत है, बड़े पढ़ी लिखी है, लेकिन इस तरह की बातों से किसी को भी डर लगता है। उसने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया एंड बोली कि देखो मेरा ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं था, तुम जो बोल रही हो ये गलत है, ये सरासर गलत इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हो। तो वो बिना मतलब के प्रियंका इस पचड़े में फंस गई सिर्फ एक डुएट वीडियो के लिए। तुम मुंबई में हो, तुम अपना काम करने गए हो, लेकिन वहां पर भी तुम्हारी नजर सबके कमेंट सेक्शन में है कि कौन क्या कमेंट कर रहा है। मेरी रील पे आके तुम कमेंट देख रही हो, प्रियंका की रील पे जाके तुम कमेंट देख रही हो। फिर ये दोनों भाई बहन जब अपने घर वापस गए तब ये लोग लाइव आए थे। लाइव में इन्होंने अपनी सफाई दी कि मेरे और जेसिका के बीच में अभी कुछ चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हम जल्दी ही क्लियर करेंगे और हम दोनों जल्दी ही मिलेंगे और खूब सारे रील्स बनाएंगे। इस तरह से सेटलमेंट उन्होंने किया। मैंने बोला चलो बढ़िया है, तुम अपनी जिंदगी में रहो, मुझे अपनी जिंदगी में रहने दो, इनसे मुंह लग के कोई फायदा नहीं है। बहुत ही ज्यादा ये लोग हद से ज्यादा गिरे हुए लोग हैं, बेहतर है कि मैं इनके मुंह ना लगूं। मेरा लिगामेंट टीयर फिर धीरे धीरे ठीक होने लगा, मैं चलने फिरने लग गई थी। काफी मुझे डेढ़ से 2 महीने लगे रिकवरी में, लेकिन मैंने रिकवरी कर ली थी। इनका जो था कटाक्ष वाली रील एंड ताने मारने वाली रील, कैप्शंस, ये सिलसिला इनका बिल्कुल भी रुका नहीं था। लात मारते थी, जा तुझे आज मैंने लात मारा, मुझे लात मारोगे? भाई मैं तो ऑलरेडी दूर जा चुकी थी, लात मार के क्या कर लोते। नाम नहीं लेते थे, लेकिन बस सुनाना है, बस कटाक्ष में सुनाना है, ताने सुनाने। ये सिलसिला इनका चलता रहा। मैरिज ब्यूरो का हुआ, इन लोगों का ये सिलसिला चलते ही रहा, नॉन स्टॉप चलते रहा। इनके भाई की शादी थी या सगाई थी शायद पहले, तो मेरे पति को कॉल आया क्योंकि हमारा बिजनेस तब तक चल रहा था। मेरे पति ने क्या बोला कि देखो 2 औरतों की लड़ाई में मैं मेरा कंपनी प्रोफाइल खराब कैसे कर दूं, मैं रातों रात ऑफिस कैसे बंद कर दूं। तुमने बोला कि चलो चालू करते, तो हमने खोला, रातों रात कैसे बंद कर दूं। और हमने कंपनी चालू किया था, देखो उसका भी रीजन था कि हमें हमारा ब्रांच खोलना था भोपाल में, लेकिन हमें कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा था भरोसेमंद कि जिसके भरोसे हम कर सके। और हम इटारसी में भी कर सकते थे, लेकिन हमने इटारसी में नहीं किया क्योंकि इटारसी छोटी सी जगह है, भोपाल बड़ी एक सिटी है भोपाल, तो भोपाल में करना हमने ज्यादा अच्छा समझा। तो एक था कि भरोसेमंद लोग हैं, तो हम देखो बिजनेस बढ़ाना तो सबको अच्छा लगता है, बिजनेस में फायदा होगा तो कोई भी करेगा, नुकसान होगा तो बंद कर देगा। तो पहले शुरू में हमको फायदा हुआ क्योंकि वहां पे मैन पावर भी सस्ता मिल जाता है, मतलब 4-5 हजार में तो आपको टेलीकॉलर मिल जाती है वहां पे इजीली। उस समय में मैन पावर बहुत सस्ता था, 8 हजार में आपको 2 BHK का घर मिल जाता था रेंट पे, तो उतना महंगा नहीं था वहां पे सब कुछ। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि चलो हम देखते हैं अगर बिजनेस एक्सपेंड हुआ तो अच्छी बात है, कंपनी प्रोफाइल स्ट्रांग बनेगी। लेकिन उसके बाद हमें वहां पे नुकसान होने लगा। तो शुरू में तो देखो इन्होंने बंद नहीं किया, ऑफिस बंद नहीं किया, इनका ऑफिस चलते रहा जब तक हमें फायदा हो रहा था। और इन्होंने कहा कि औरतों की लड़ाई में मैं क्यों पढ़ूं, तुम लोग तो आज लड़ रही हो, कल क्या पता एक हो जाओ, औरतों का कोई भरोसा होता है। तो मैं बोली ठीक है देखते।
इनके भाई का ये था, सगाई था। मेरे पति को कॉल आता है कि जीजू आप ना मेरी सगाई में आ जाना। तो इन्होंने कहा भाई मैं तो दुबई में बैठा हूँ, मैं कैसे आऊँगा, तुम अपनी बहन यानी कि जेसिका को कॉल करो। मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। फिर तो क्या, मेरा जो मतलब चल रहा था ना, मैं मेरा लाइफ जी रही थी, मेरी जिंदगी जी रही थी। इन्होंने क्या स्टार्ट किया कि कैप्शन डाल देती थी, निकल जा मेरी बहन की जिंदगी से, वापस लौट के मत आना, अगर आई तो तुझे डंडा मारेंगे। फिर स्टोरी आ जाता था, क्यों लाइक कमेंट के लिए, फॉलोवर्स के लिए अब नहीं आना है तुझे। नाम नहीं लेते थे लोग, नाम नहीं लेते थे, लेकिन वो बोलते ना कटाक्ष, ताने स्टार्ट हो गया। अरे लाइक फॉलोवर्स, अगर मेरे फॉलोवर्स गेन हुए थे, आपके नहीं हुए थे क्या? आपके नहीं हुए थे? आपके भी तो फॉलोवर्स गेन हुए थे। जब दो लोग मिलते हैं पार्टी फंक्शन में, फॉलोवर्स एक्सचेंज होते हैं, ये तो सबको पता है कि फॉलोवर्स एक्सचेंज होते हैं। अगर मुझे फॉलोवर्स गेन हुए थे, आपको भी तो हुए थे। आप ये क्यों भूल जा रहे हो कि आपके पास भी फॉलोवर्स आए थे? आपको सिर्फ मैं ही दिखती हूँ, सिर्फ मैं ही बुरी नजर आती हूँ आपको। फिर उनका स्टार्ट हो गया, मतलब ऐसा था ना कि उनके साथ कुछ भी होता था या वो कुछ भी इशू बनाती थी, उसका टारगेट किया जाता था जेसिका को। मतलब फॉर एग्जांपल उनका कुछ मैरिज ब्यूरो का हुआ था कि किसी ने उनकी फोटो डाल दी थी। अब वो फोटो कहाँ की? मेरे फार्म हाउस की फोटो। देखो, फोटो भी मेरे फार्म हाउस की, उनके पास हजारों लाखों फोटो होंगी, लेकिन जो मैरिज ब्यूरो में फोटो आई ना, वो मेरे फार्म हाउस की फोटो। और उनके भाई का ये बोलना कि आईपी एड्रेस जो है वो महाराष्ट्र की एक लड़की का है। महाराष्ट्र में कौन रहता है? जेसिका गुप्ता। उस टाइम में उनके रिसेंट न्यू दुश्मन कौन थी? जेसिका गुप्ता। सारे लोग मुझे ये टैग करने लगे कि दीदी आपने इतना गंदा किया, दीदी आपने इतना गंदा किया, एक विधवा औरत के साथ आप इतनी हद तक गिर गई, छी है जेसिका गुप्ता, छी है तेरे ऊपर। मैं बोलती मेरा कौन सुनता, बताओ मेरा कौन सुनता। मैरिज ब्यूरो के लिए भी उन्होंने मुझे ही टारगेट किया। उसके बाद भी उनके साथ मतलब बहुत सारी चीजें हुई थी कि मतलब मेरे ऊपर ये हुआ, मतलब जो कुछ भी उनके साथ होता था ना, सब कुछ का इल्जाम मेरे ऊपर। आज मैं बता दूंगी सच्चाई, आज मैं बता दूंगी सच्चाई। रोज उनके ब्लॉग्स आते थे, उनके ब्लॉग्स लाखों लाखों व्यूज जाते थे, ब्लॉग में कुछ भी नहीं। लोग इसी उम्मीद में जाते थे कि जेसिका का सच पता चलेगा, कोई सच पता नहीं चलता था। अरे जेसिका का सच होगा तब ना पता चलेगा, क्यों नहीं बोला आज तक? सच है तो क्यों नहीं बोला आज तक? कुछ होगा तब ना बोलेगा। ऐसा ऐसा इन्होंने किया था खेल, ऐसा खेल रचा था ना, मैं क्या बताऊं। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ कि इनका यूट्यूब आईडी हैक हुआ। जब इनका 1 लाख होने वाला था यूट्यूब पे, तब इनका यूट्यूब आईडी हैक होता है। यूट्यूब आईडी हैक हुआ तो इनके जो शुभ चिंतक है ना, इनके कमेंट जेसिका से सहन नहीं हुआ। वो चलती है, हमारी दीदी आगे बढ़ रही है ना, हमारी दीदी के 100K हो रहे हैं, तो इसको तो सहन नहीं हो रहा है, इससे तो यूट्यूब आईडी हैक करवाया है। इसको तो बहुत नॉलेज है टेक्निकली, इसी ने यूट्यूब आईडी मेरी दीदी का हैक करवाया है। कमेंट पे कमेंट, उनकी आईडी में कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, लोग मुझे टैग कर रहे, टैग कर रहे, टैग कर रहे, मुझे डीएम कर रहे कि तुझे शर्म नहीं आई? एक वो औरत का एक लौता अर्निंग का एक रास्ता था, तूने वो भी बंद कर दिया, तूने उसकी आईडी हैक करवा दी, छी, तुझे शर्म आनी चाहिए। मतलब यहां तक फेक आईडी से कमेंट आई ना मेरे पास, जेसिका तेरा पति यहां तक बोला, बताओ। इतना हद तक कोई कैसे गिर सकता है यार?